हेलो एवरीवन, दिस इज़ अमित सिंह और इस वीडियो में आज हम डिस्कस करेंगे ये नोटिफिकेशन जो एडवर्टीज़मेंट आया है हमारा पीसीएस 2025-26 के लिए, उसको हम आज डिस्कस करेंगे। और फॉर्म फिल जिन्होंने कर लिया है तो वो मतलब अगर कोई मिस्टेक हो गई है तो वो कैंसिल करके कर सकते हैं। बाकी जिन्होंने नहीं किया है तो वो वीडियो पूरा देख लें, पूरी इन्फॉर्मेशन ले लें, उसके बाद ही फॉर्म फिल करें। अब सबसे इसके बाद जो एक डाउट आता है कि किसको ये फॉर्म फिल करना चाहिए। ठीक है, सबसे पहली बात, जो भी यूपीएससी या स्टेट सर्विसेज की ही तैयारी कर रहा था उसके लिए तो उसको तो मिस करने का कोई चांस बनता ही नहीं है। मतलब उसको तो ये मैंडेटरी है, उसके लिए तो फिल करना। ठीक है, दूसरी चीज़, ऐसे जो भी अभ्यर्थी हैं जो यूके ट्रिपल एससी की भी अच्छे से तैयारी कर रहे हैं मन लगा के, भले उनका किसी एग्ज़ाम में हुआ है नहीं हुआ है, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, बट वो भी इस एग्ज़ाम को फिल कर सकते हैं क्योंकि प्रीलिम्स निकालना उनके लिए थोड़ा सा एक मतलब उतना चैलेंजिंग टास्क नहीं रहेगा। प्रीलिम्स मैनेज करना यूके ट्रिपल एससी के अभ्यर्थियों के लिए एक बहुत ही नॉर्मल टास्क है। इसमें इससे डिफ़िकल्ट लेवल का पेपर प्रीलिम्स का ऑब्जेक्टिव पेपर यूके ट्रिपल एससी बनाता है। ठीक है, तीसरे कुछ स्टूडेंट्स हैं जो एसएससी की तैयारी कर रहे हैं जिनको थोड़ा बहुत जीके पढ़ने की आदत है। मतलब ये है कि जिसको थोड़ा बहुत भी जीके पढ़ने की आदत है, वन लाइनर फॉर्म में ही सही, वो हर एक इस फॉर्म को भरे। स्पेशली उत्तराखंड के तो सभी लोग जो भी इन 3-4 कैटेगरीज में फॉल करते हैं वो सब इस फॉर्म को ज़रूर फिल करें, क्योंकि उत्तराखंड में वैकेंसी आना ही पहली बात बहुत दूर की बात है। अब देखो, जो सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन नहीं कर रहे हैं उनको भी ये फॉर्म फिल क्यों करना चाहिए उसका मैं रीज़न बताता हूँ। क्योंकि देखो, यूके ट्रिपल एससी वालों को तो प्रीलिम्स ईजी पड़ेगा, और मेंस के लिए ना यहाँ पे मेंस बहुत टाइम से नहीं होता है, 1-2 महीने में नहीं होता है। तो आपको 4-5 महीने 6 महीने इस तरीके से मेंस के लिए मिलते हैं यूजुअली। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि 4-5-6 महीने किसी भी मेंस को भी निकालने के लिए इनफ होते हैं। मतलब उतना कुछ ज़्यादा चैलेंजिंग नहीं है। यहाँ पे डायरेक्ट रिसोर्सेज से ही क्वेश्चन आते हैं, किताब से बन के डायरेक्ट जो आपने पढ़ लिया वही आपको देखने को मिलेगा। अच्छे से लिख के आ जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एग्ज़ाम सबने कॉलेज स्कूल में तो अपने दिए ही हैं, वैसे ही एग्ज़ाम यहाँ पे भी होते हैं। बस फ़र्क ये होता है कि वहाँ पे आपको कुछ भी लिखने के नंबर मिलते हैं, यहाँ पे टू द पॉइंट लिखने के नंबर मिलते हैं, बस ये डिफरेंस है। बाकी इसको बहुत जैसे हवा बना के रखते हैं पीसीएस पीसीएस, ऐसा कुछ नहीं है। सब फिल करो, अगर मेहनत करने को तैयार हो, जीएस में थोड़ा बहुत भी इंटरेस्ट है या पढ़ सकते हो तो ज़रूर इस फॉर्म को फिल करें। अब देखो, हम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इस नोटिफिकेशन के अभी डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले लास्ट डेट, तो लास्ट डेट आपको ध्यान रखनी है 27 मई तक आपको ये फॉर्म फिल कर लेना है। ठीक है, ध्यान रखना है 27 मई तक। आप क्या कर सकते हो, मल्टीपल टाइम भी, जैसे आपने एक बार भर दिया फॉर्म तो आपको कैंसिल का भी ऑप्शन दे रहा है यूकेपीएससी। उसका मतलब है कि आप फॉर्म को कंप्लीटली कैंसिल करके दोबारा जो है फिल कर सकते हो। ठीक है, अगर कोई मिस्टेक हो गई है तभी ऐसा करें, अगर फॉर्म बिल्कुल सही से फिल किया है तो ऐसा करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। फिर देखो, अमेंडमेंट का भी यूकेपीएससी एक चांस देती है कि आपको कोई चेंजेस करने हैं तो वो चेंजेस कब से कब तक होंगे, 3 जून से लेके 12 जून तक। मतलब जब फॉर्म की डेट खत्म हो जाएगी आपका, उसके बाद 3 जून से 12 जून के बीच में क्या होगा, अमेंडमेंट आप अपने जो भी फॉर्म है उसमें कोई चेंजेस करने हैं आपको वो कर सकते हो। उसके बाद वो अलाउड नहीं होते लेटर स्टेज पे। ठीक है, फिर नेक्स्ट है, इसमें ये सेकंड वाले पॉइंट में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आरक्षण से रिलेटेड अगर आप किसी कैटेगरी में हो उत्तराखंड की, एससी एसटी ओबीसी ईडब्ल्यूएस जो भी है, तो उसके लिए आपको फॉर्म में इंश्योर कर लेना कि आपने वो फॉर्म में इंडिकेट की है अपनी कैटेगरी। इसमें एक्सप्लिसिटली लिखा है कि एक हाई कोर्ट के ऑर्डर का भी रेफरेंस दिया गया है कि अगर आप अपनी कैटेगरी वहाँ पे फिल नहीं करते हो तो आपको उस कैटेगरी के मतलब लेटर ऑन स्टेज पे आपको उस कैटेगरी का बेनिफिट नहीं दिया जाएगा। ये भी आपको ध्यान रखना है। फिर नेक्स्ट है कि ये देखो, थर्ड पॉइंट है कि अभ्यर्थी यह सुनिश्चित कर लें कि ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि तक, जो कि क्या है 27 मई तक, विज्ञापन में वर्णित समस्त अनिवार्य शैक्षिक अर्हता एवं अन्य अर्हता अवश्य धारित करते हों। मतलब इसका क्या है, इसका मतलब ये है कि आपका चाहे रिजर्वेशन है चाहे आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, वो सारी आपकी 27 मई से पहले डन होनी चाहिए। जो भी डॉक्यूमेंट इसके लिए मतलब मांगे हैं इन्होंने, तो डॉक्यूमेंट यूजुअली क्या होते हैं, आपका रिजर्वेशन से रिलेटेड और आपकी जो मैंडेटरी क्वालिफिकेशन है, जो ग्रेजुएशन आपकी जो है मिनिमम, या आपकी कोई स्पेशलाइज्ड क्वालिफिकेशन है, वो भी आपका 27 मई से पहले ही होनी चाहिए। उसके बाद वाली को ये कंसीडर नहीं करेंगे। ठीक है, फिर नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं हम कि इन्होंने ये भी यहाँ पे लिखा है, देखते हैं, हाँ, कि अनिवार्य शैक्षिक अर्हता जो है उसके लिए ये सिर्फ रेफरेंस लेंगे मार्कशीट में जो इशूइंग डेट है। मतलब जो मार्कशीट में डेट इंडिकेट मतलब प्रिंट हुई हुई है उसी डेट को ये मतलब पासिंग डेट मानेंगे आपके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के लिए। ठीक है, फिर नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं हम आगे
इसमें लिखा है कि ये देखो, ये पॉइंट लिखा है हाँ, कि अगर आवेदन में कोई त्रुटि हो गई जो मैंने आपको बताया तो आप कैंसिल करके पुनः आवेदन कर सकते हैं। बस प्रॉब्लम इसमें इशू ये है कि आप जो फर्स्ट टाइम आपने फ़ी पे की होगी वो आपको रिफ़ंड नहीं होगी, बट फिर भी ये ऑप्शन भी दे रहे हैं, वो भी बहुत बड़ी बात है। और एडिट करेक्शन के लिए वो आपको पता ही है, मैंने डेट मेंशन कर दी थी कि एडिट करेक्शन के लिए क्या क्या है, ठीक है। फिर नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं हम। तो इसमें जो काम का पॉइंट है वो 12th पॉइंट है। 12th पॉइंट में ये लिखा है कि जो मुख्य परीक्षा है वो कहाँ पे आयोजित की जाएगी, हल्द्वानी और हरिद्वार में। मतलब आयोग ने अपने एग्ज़ाम सेंटर बनाए हुए हैं खुद के। हरिद्वार में तो इनका कमीशन के इनका खुद का एक बिल्डिंग है, वहीं पे एग्ज़ाम होता है। हल्द्वानी में भी शायद इनकी एक बिल्डिंग है। हल्द्वानी का मुझे पता नहीं, हरिद्वार में मैंने भी मेंस दिया था 2021 का। और देखो, मैं अपने ये जो भी आपको इन्फॉर्मेशन बताऊंगा ये मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस पे बेस्ड है, ठीक है। क्योंकि मैंने 2021 का जो पीसीएस दिया था उसमें मैंने मेंस भी क्लियर किया था, इंटरव्यू तक मैं पहुंचा था, मेरे थोड़े बहुत मार्क्स शॉर्ट पड़ गए, उसकी वजह से मैं फाइनली सिलेक्टेड नहीं हुआ उसमें। बट मैं इनकी ऑल प्रोसेसेस से, डॉक्यूमेंटेशन से मतलब गुजर चुका हूँ, तो मैं आपको एक अच्छे वे में मतलब एक सटीक गाइडेंस दे सकता हूँ आपको किसी भी डाउट से रिलेटेड, चाहे ये डॉक्यूमेंट एलिजिबल है नहीं है, इससे रिलेटेड हर चीज़ के रिगार्डिंग, ठीक है। फिर नेक्स्ट है कि ईडब्ल्यूएस और ओबीसी प्रमाण पत्र से रिलेटेड है कि ईडब्ल्यूएस और जो ओबीसी प्रमाण पत्र है वो आपका अंतिम तिथि तक वैध होना चाहिए। वो ऊपर लिखा हुआ भी था कि आपके डॉक्यूमेंट अंतिम तिथि तक जो है वैलिड होने चाहिए, ठीक है। फिर ये पॉइंट है, देखो पॉइंट कौन सा है, ये वाला देखो। संयुक्त परीक्षा जो आयोग आयोजित कराता है उसमें जो 25% अतिरिक्त प्रतीक्षा सूची, मतलब आपका वेटिंग लिस्ट होती है ना एग्जाम्स में, जॉइंट जो एग्ज़ाम होता है, कंबाइंड जो एग्ज़ाम होता है, उसमें ये बोलते हैं कि हम ये वेटिंग लिस्ट नहीं निकालते। अगर ये सिंगल पोस्ट के लिए, सिंगल डिपार्टमेंट के लिए एग्ज़ाम होता तो इसमें 25% वेटिंग लिस्ट भी निकलती, पर इस वाले एग्ज़ाम में नहीं निकलेगी क्योंकि ये कंबाइंड एग्ज़ाम है डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स की पोस्ट के लिए, ठीक है। अब हम आते हैं पोस्ट वाइज की, पोस्ट वाइज कितनी है। अब देखो, उत्तराखंड में वेरियस टाइप के रिजर्वेशंस हैं। ये जो नेशनल रिजर्वेशंस हैं, मतलब जैसे एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, वो तो हैं ही, उसके अलावा हॉरिजॉन्टल भी बहुत सारे हैं, स्वतंत्रता सेनानी। तो उनको देखने के बाद मैं क्या करूँगा, अब आपको पोस्ट बताऊँगा जो नॉर्मल है, ठीक है। डिप्टी कलेक्टर यानी कि एसडीएम, ये कौन कौन सी पोस्ट हैं जिन पे मैं टिक करूंगा अभी, ये वो पोस्ट हैं जिनके लिए नॉर्मल ग्रेजुएशन मांगा गया है। तो डिप्टी कलेक्टर यानी कि एसडीएम जो टॉप पोस्ट भी मानी जाती है, इसकी टोटल वैकेंसीज हैं आपका यहाँ पे 3, जिसमें से जनरल की वैकेंसी कितनी है, 2। अब देखो, जनरल का कोई इसमें वो तो है नहीं, गिवन नहीं है कि कोई हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन है, तो आप एसडीएम की 2 ओपन सीट मान के चल सकते हो, जो कोई भी ले सकता है। रिजर्वेशन वालों के लिए अलग से सीट्स इसमें मेंशनड है। फिर आते हैं हम सेकंड पोस्ट, ये भी ग्रेजुएशन के लिए है, डीएसपी वाली पोस्ट। इसमें कितनी पोस्ट हैं आपका, जनरल की टोटल है 7, जिसमें जनरल की है 4, और 4 में से भी एक बोला है कि जो जनरल की है उसमें एक उत्तराखंड महिला के लिए, तो आप इसमें 3 पोस्ट मान के चल सकते हो जो ओपन है सबके लिए, ठीक है। फिर ऐसे ही थर्ड पोस्ट है, ये भी ग्रेजुएशन कैटेगरी के लिए है। इसमें आपका टोटल 10 है, जिसमें से 5 जनरल की हैं, और इन 5 जनरल की में भी 2 आपका उत्तराखंड महिला के लिए आरक्षित है। तो आप मान के चल सकते हो कि यहाँ पे आपके पास 3 पोस्ट यहाँ पे हैं ओपन पोस्ट, ठीक है। फिर इस वाली पोस्ट पे अगर मैं आऊँ, सहायक निदेशक लेखा परीक्षा विभाग, तो ये पोस्ट ग्रेजुएशन वालों के लिए नहीं है, ये पोस्ट है जिन्होंने बीकॉम किया है तो, और सीए है आपका, इन दोनों में से कुछ एक है, तो आप इसके लिए एलिजिबल होंगे। मतलब देखो क्या है, जो भी आपने किया है इन एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, बीए, बीटेक, बीएससी, जो भी आपके पास डिग्री हैं वो आप सब मेंशन करो। फिर जिसके कुछ पोस्ट ऐसी हैं जिनमें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन बेस्ड एक मतलब स्पेसिफाइड क्वालिफिकेशन मांगी गई है, तो आप उन पोस्ट के लिए अलग से एलिजिबल होंगे। इनके लिए तो होंगे ही, जो ऑल मतलब जो ग्रेजुएशन वाली नॉर्मल पोस्ट है, इनके साथ साथ जैसे किसी के पास बीकॉम है तो वो फर्स्ट 3 के लिए तो एलिजिबल हुआ ही, डिप्टी कलेक्टर, डीएसपी और फाइनेंस ऑफिसर के लिए। वो साथ साथ बीकॉम वाला इसके लिए भी एलिजिबल हो गया, मतलब इसके लिए कट ऑफ भी अलग से जाएगी फिर मेंस में। और जो ये स्पेशलाइज्ड पोस्ट बेस्ड वैकेंसीज होती हैं, इनकी कट ऑफ भी कम जाती है, इसमें सिलेक्शन के चांसेस भी ज़्यादा हैं अगर आपके पास कोई स्पेशलाइज्ड एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है। अगर आपके पास हैं तो बिल्कुल तो मेंशन करें और फॉर्म को बिल्कुल मिस ना करें। फिर नेक्स्ट है आपका उप निबंधक वाली पोस्ट। इसमें पोस्ट इसलिए मेंशन नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ये ओपन नहीं है, क्योंकि ये बीकॉम और सीए वालों के लिए। नेक्स्ट है उप निबंधक श्रेणी 2, तो इसमें ये लॉ की डिग्री मांगते हैं। अगर आपके पास एलएलबी है, बैचलर्स ऑफ लॉ है, तो आप इसके लिए एलिजिबल हो। फिर नेक्स्ट है आपका सहायक आयुक्त, असिस्टेंट कमिश्नर, ये स्टेट टैक्स डिपार्टमेंट में है, एसडीएसटी आप इसको बोलते हैं मॉडर्न टाइम्स में अभी। तो अभी
टोटल इसमें 13 पोस्ट हैं, जिसमें से 8 आपकी जनरल की हैं। और जनरल में भी अगर आप देखोगे तो इसमें अनारक्षित कितनी है महिलाओं के लिए, 2 इसमें अनारक्षित है महिलाओं के लिए और 1 है राज्य आंदोलनकारी के लिए, मतलब 3 हॉरिजॉन्टल हैं इसमें रिजर्वेशन में। तो आप मान सकते हो कि 5 पोस्ट इसमें ओपन है और ये भी एक ग्रेजुएशन बेस्ड पोस्ट है। फिर नेक्स्ट है स्टेट टैक्स ऑफिसर। देखो ये सेम ही डिपार्टमेंट है, ये एक लेवल कम है और ये टॉप पोस्ट है इसकी। ये समझो ये बंदा जो सिलेक्ट होगा उसकी प्रेफरेंस सहायक आयुक्त होगी। ये लास्ट वालों के लिए होता है जिनका मेरिट में लास्ट में जाता है नाम। तो आपको ध्यान रखना है, इसमें 17 पोस्ट हैं, ये भी ग्रेजुएशन बेस्ड पोस्ट है, जिसमें कि 17 में से 16 आपकी जनरल की हैं। अब 16 जनरल में से भी आप देखोगे अनारक्षित महिला के लिए 5 हैं इसमें, ठीक है, 16 में से 5 और अनारक्षित 1 राज्य आंदोलनकारी, मतलब 6 इसमें हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन में जाएंगी। तो आपके पास ओपन पोस्ट रही हैं 10 इसमें, ठीक है। फिर नेक्स्ट है सहायक नगर आयुक्त। तो ये है म्यूनसिपल कमिश्नर्स होते हैं, जो भी ये आपकी अर्बन लोकल बॉडीज़ होती हैं, म्यूनसिपल कॉरपोरेशंस और म्यूनसिपैलिटीज़ और नगर पंचायत, जिनमें ये एक ही पोस्ट है। कहीं पे इसे अधिशासी अधिकारी बोल दिया जाता है, कहीं पे असिस्टेंट कमिश्नर अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में ये आता है। तो इसमें टोटल 7 पोस्ट हैं, जिसमें से 5 आपका कैसी हैं अनारक्षित हैं। अब अनारक्षित में भी 2 आपकी महिला के लिए हैं उसमें से, तो आपके पास 3 ही ओपन पोस्ट बची है इसमें, ठीक है। फिर नेक्स्ट है कार्य अधिकारी जिला पंचायत। सो कार्य अधिकारी जिला पंचायत भी एक ग्रेजुएशन बेस्ड पोस्ट है, जिसमें से 2 पोस्ट हैं टोटल और इसमें जनरल के लिए पोस्ट ही नहीं है, ठीक है। तो इसमें रिजर्वेशन बेस्ड पोस्ट है, सिर्फ एक ओबीसी की है और एक ईडब्ल्यूएस की है, ठीक है। फिर अब हम आते हैं उप शिक्षा अधिकारी। उप शिक्षा अधिकारी मतलब डिप्टी एजुकेशन ऑफिसर हो गए। ये भी ग्रेजुएशन बेस्ड पोस्ट नहीं है, इसमें इन्होंने मांगा है पोस्ट ग्रेजुएशन, मतलब आपका किसी में भी पोस्ट ग्रेजुएशन है, चाहे आपने कुछ भी किया है, एमएससी, एमटेक, एमए कुछ भी किया है, तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हो। और मैं आपको बार बार एम्फेसाइज कर रहा हूँ, अगर आपके पास ग्रेजुएशन से ऊपर की जितनी भी क्वालिफिकेशन है, मास्टर्स है, पीएचडी है, जो भी है, आप उसको फॉर्म फिल करते टाइम मेंशन ज़रूर करें। और जो भी पॉइंट्स आते हैं उनके अकॉर्डिंग वो पूछते हैं कि आप क्या आपके पास लॉ की डिग्री है, यस और नो वाले ऑप्शंस आते हैं, तो वहाँ पे आपको यस करना है अगर आपके पास लॉ की डिग्री है। तो अगर आप यस करोगे तो ऑटोमेटिकली आप लॉ से रिलेटेड जो भी स्पेशलाइज पोस्ट होगी उसके लिए एलिजिबल हो जाओगे। फिर नेक्स्ट हम आते हैं जिला समाज कल्याण अधिकारी। ये भी एक जनरल ग्रेजुएशन बेस्ड पोस्ट है, इसमें 2 पोस्ट हैं, दोनों जनरल की हैं, इसमें कोई रिजर्वेशन में ये है ही नहीं, तो आप मान सकते हो कि टोटल 2 पोस्ट हैं आपके पास ओपन, ठीक है। फिर नेक्स्ट है अधीक्षक सुपरिटेंडेंट है ये राजकीय भिक्षुक गृह में। तो इसके लिए आपका इन्होंने मांगा है ग्रेजुएशन आपकी होनी चाहिए, पर ग्रेजुएशन में इन्होंने सब्जेक्ट स्पेसिफाई किए हैं, या तो आपके पास सोशियोलॉजी होनी चाहिए या फिर आपके पास क्या होना चाहिए, साइकोलॉजी होनी चाहिए। अगर आपके पास इन दोनों में से कोई सब्जेक्ट है ग्रेजुएशन में तो आप इसके लिए एलिजिबल हो, ठीक है। इसको मैं जनरल में नहीं मानूंगा, मतलब ये नॉर्मल ग्रेजुएशन वालों के लिए नहीं है, इसमें सोशियोलॉजी और साइकोलॉजी चाहिए ग्रेजुएशन में, ठीक है। फिर नेक्स्ट पोस्ट में आते हैं सहायक निदेशक संस्कृत शिक्षा विभाग। तो इसमें आपको इन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन मांगा है, वो भी संस्कृत में आपका होना चाहिए, प्लस साथ में बीएड भी आपका होना चाहिए। अगर आपके पास ये दोनों हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल हो। फिर सहायक गन्ना आयुक्त, इसमें आपके पास एग्रीकल्चर में ग्रेजुएशन चाहिए, एग्रीकल्चर में ग्रेजुएशन मतलब आपके पास बीएससी हो एग्रीकल्चर में, तो आप इसके लिए एलिजिबल हो। फिर नेक्स्ट है महिला परिवीक्षा अधिकारी, ये महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग में है। तो इसमें इन्होंने मांगा है पोस्ट ग्रेजुएशन, और पोस्ट ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट मेंशन्ड हैं, सोशियोलॉजी आपका होना चाहिए, ये अप्लाइड सोशियोलॉजी आपका होना चाहिए, या फिर सोशल वर्क भी चल सकता है, सोशल वर्क। ये पोस्ट सबके लिए नहीं है, जिनमें मैं ये एजुकेशन क्वालिफिकेशन में जिसमें मैंने टिक किया है, राइट लगाया है, ये पोस्ट सिर्फ सबके लिए हैं, ठीक है। फिर हम आगे बढ़ते हैं, आगे हमारा है जिला सूचना अधिकारी, जो ये इंफॉर्मेशन कमीशन में होते हैं, ठीक है। इसके लिए इन्होंने मांगा है आपका ग्रेजुएशन आपकी होनी चाहिए प्लस डिप्लोमा आपका चाहिए जर्नलिज्म में। अगर ये आपके पास नहीं है तो आपका ग्रेजुएशन ही जर्नलिज्म में होना चाहिए, ये आपकी इसके लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है। ये सब हिंदी में नीचे मेंशन्ड है, पर मैं यहाँ साथ साथ आपको इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि रिलेट करना आसान पड़ जाता है, फिर कितनी पोस्ट हैं और क्या क्वालिफिकेशन है उसके हिसाब से, ठीक है। फिर नेक्स्ट है संपादक, एडिटर की पोस्ट है। तो ये इसके लिए आपको मांगा है ग्रेजुएशन किस में होना चाहिए, संस्कृत लिटरेचर में या फिर हिंदी लिटरेचर में,
ठीक है, प्लस 5 ईयर का एक्सपीरियंस बेस्ड पोस्ट है। एक ही पोस्ट दिखी मुझे ये एक्सपीरियंस बेस्ड इसमें, और एक ही पोस्ट ही है इसमें। ठीक है, फिर फीचर लेखक है, इसके लिए इन्होंने मांगा है ग्रेजुएशन आपका होना चाहिए या फिर डिप्लोमा होना चाहिए आपका जर्नलिज्म के साथ। ठीक है, अगर ऐसा नहीं है तो आपकी ग्रेजुएशन होनी चाहिए जर्नलिज्म में ही, ये इनकी क्वालिफिकेशन है। ठीक है, फिर नेक्स्ट आते हैं हम कि सहायक निदेशक कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी। ठीक है, ये किस में है, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में है ये पोस्ट। तो इसके लिए इन्होंने मांगा है एग्रीकल्चर ग्रेजुएशन आपकी होनी चाहिए, या तो एग्रीकल्चर में ग्रेजुएशन हो या एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग भी आपका इसमें चल जाएगी, इन्होंने लिखा है, ये मेंशन किया है। ठीक है, तो एग्रीकल्चर वालों के लिए 2 स्पेसिफाइड पोस्ट हैं, बहुत अच्छी बात है ये। ठीक है, फिर नेक्स्ट हम आते हैं सहायक निदेशक सांख्यिकी विभाग में, सांख्यिकी डिपार्टमेंट में कृषि विभाग के, तो ब्रांच में मतलब बेसिकली। तो इसमें आपको मांगा है पीजी मैथ्स, पोस्ट ग्रेजुएशन आपका मैथ्स में है या फिर स्टैटिस्टिक्स में है तो आप इसके लिए एलिजिबल हो, और एक ही पोस्ट है इसकी। ठीक है, फिर नेक्स्ट है खाद्य संरक्षण अधिकारी या प्रधानाचार्य उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण समूह खा की पोस्ट है ये। तो इसमें क्या है, इसमें इन्होंने मांगा है बीएससी हो आपका, मतलब बीएससी नॉर्मल बीएससी वाले भी चलेंगे, या फिर आपका बीएससी एग्रीकल्चर हो या फिर एमएससी फूड टेक हो, तो आप इसके लिए एलिजिबल हो। मतलब नॉर्मल बीएससी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स वाले एलिजिबल हैं, सीबीजेड वाले एलिजिबल हैं, बीएससी एग्रीकल्चर वाले एलिजिबल हैं, और एमएससी फूड टेक्नोलॉजी वाले भी एलिजिबल हैं। फिर नेक्स्ट है पोस्ट आपका ये आपका प्रादेशीय मौन विशेषज्ञ। तो इसके लिए इन्होंने मांगा है या तो आपका पीजी एग्रीकल्चर में होना चाहिए। देखो एग्रीकल्चर के लिए 3-4 पोस्ट हैं इसमें, बढ़िया बढ़िया। तो अगर आपके पास एग्रीकल्चर रहा है ग्रेजुएशन में तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है आपके पास, यू शुड नॉट मिस दिस फॉर्म। फिर नेक्स्ट है सांख्यिकी अधिकारी, तो इसमें आपको यूजी चाहिए प्लस पीजी में आपके पास क्या होना चाहिए, स्टैटिस्टिक्स और या फिर मैथ्स हो आपके पास। ठीक है, तो मैथ्स वालों के लिए भी इसमें पोस्ट हैं ये स्टैटिस्टिक्स डिपार्टमेंट में। फिर है जिला पर्यटन अधिकारी, इसके लिए आपको ग्रेजुएशन चाहिए किसमें, होटल मैनेजमेंट में हो या फिर आपका टूरिज्म में हो या फिर आपका मास कॉम में हो, मास कॉम। ठीक है, तो ये है ओवरऑल जितनी भी पोस्ट इसमें मेंशन है। देखो पोस्ट तो बढ़ती घटती रहती है, बढ़ने के चांसेस होते हैं वैसे, 50-60 पोस्ट शायद बढ़ जाए, नहीं बढ़े तो अभी करंट सिचुएशन के हिसाब से अगर मैं लेके चलूँ, ओपन पोस्ट की मैं बात करूँ, डिप्टी कलेक्टर की हो गई 2, ठीक है, डीएसपी की कितनी हो गई 3, फाइनेंस ऑफिसर की कितनी हो गई 3। ये ओपन पोस्ट है, मतलब विदाउट एनी रिजर्वेशन, हाँ, मतलब जो मेल फीमेल सबको इंक्लूड कर रही हैं, किसी भी कैटेगरी को। फिर आपका ये सहायक आयुक्त और राज्य कर अधिकारी में 5 और 10 हैं, तो मैं इनको भी ऐड कर लेता हूँ इसमें, 5 + 10। ठीक है, फिर इसके अलावा जो ओपन पोस्ट है और सहायक नगर आयुक्त की है जो है 3, सहायक नगर आयुक्त की हैं 3। ठीक है, फिर इसके बाद जिला समाज कल्याण अधिकारी की 2 पोस्ट हैं, जिला समाज कल्याण अधिकारी की 2 पोस्ट हैं। ठीक है, फिर इसके बाद कोई भी पोस्ट जो है आपका सिर्फ ग्रेजुएशन वालों के लिए नहीं है, उसमें स्पेसिफाइड है कि आपको यूजी चाहिए, पीजी चाहिए, जो भी है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मैंने आपको बता दी। सो देखो इतना ढिंडोरा पीटा जाता है वैकेंसी का, अगर आप देखो ओपन पोस्ट कितनी है, 2, 3, 5, 5, 10, 20, 23 और आपका 7 कितनी हो गई, 30 पोस्ट ऐसी हैं जो ओपन है बस, आउट ऑफ 120 कितना है, 125 है या 123 है, लेट मी चेक इट वंस। So here they have mentioned 123, हाँ, सो आउट ऑफ 123 सिर्फ 30 पोस्ट इसमें ओपन है। ओपन का मतलब ना तो उनमें रिजर्वेशन है, प्लस 30 पोस्ट ऐसी हैं जिनमें हर एक एलिजिबल है जिसने ग्रेजुएशन किसी भी सब्जेक्ट में किया हो, बीटेक, बीएससी, बीए, बीकॉम, एनीथिंग। ठीक है, अब ये हो गई पोस्ट की बात। अब हम आगे आते हैं, आगे जो काम की बातें हैं वो देख लेते हैं। देखो आपको फोकस जब भी फॉर्म को फिल करना है तो इसी पे रखना, अधिमानी आहारता कुछ नहीं होती, वो तो बहुत एक्सेप्शनल केस के लिए होती है कि बहुत ही टाई हो जाए हर वे में। ये जो लिखा होता है ना अधिमानी आहारता की इस पोस्ट के लिए ये चाहिए, इसका कोई रोल नहीं है, तो इसको इग्नोर करें, इसकी तरफ ना देखें, मेरे हिसाब से तो इसका कोई ज़्यादा रोल है ही नहीं। ठीक है, फिर अब हम आगे बढ़ते हैं। हाँ, डीएसपी के लिए आपका नाप छाप होती है,
मतलब आपका फिजिकल मेजरमेंट और यही सब देखा जाता है, चेस्ट और हाइट। तो ये लिखा हुआ भी है इसमें, जनरल कैटेगरी के लिए इतनी है 167.7। और आपका एसटी और जो हिल वाले लोग हैं उनको इसमें थोड़ा बहुत रिलैक्सेशन है। एसटी के लिए 160 है और हिल सर्टिफिकेट जिनके पास है वो 162.6 है उनके लिए। महिलाओं के लिए ये थोड़ा थोड़ा कम है, जनरल के लिए 152, एसटी के लिए 147 है और हिल महिलाओं के लिए भी 147 है। ठीक है। फिर इसमें ये भी दिया गया है, सीने की माप भी दी गई है और इसमें आपको 5 सेंटीमीटर का एक्सपेंशन दिखाना होता है वहाँ पे। नॉर्मल है ये, अगर आप नॉर्मल फिट भी हो तो दिख जाता है। ठीक है, इतना कोई इशू नहीं है। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ, आयु आयु यहाँ पे कितनी है, 21 से लेके 42, ये जनरल के लिए है। ठीक है, 21 से लेके 42 यहाँ पे जनरल के लिए होती है। और आयु की गणना के लिए इन्होंने डेट भी मेंशन की है कि 1 जुलाई 2025 तक जो है आपकी आयु मतलब इस ब्रैकेट में फॉल करनी चाहिए, 21 से लेके 42 साल तक के ब्रैकेट में। ठीक है, फिर इसमें ये भी गिवन है, अगर आप उत्तराखंड के हो, रिजर्वेशन तो सिर्फ उत्तराखंड वालों को ही मिलता है यहाँ पे, अभी तक तो ऐसा ही है। तो अगर आप एससी से हो, अगर आप एसटी से हो, ओबीसी से हो, तो आपको 5 वर्ष की अतिरिक्त छूट मिल सकती है अधिकतम सीमा में आयु की। तो आपके उनके लिए एससी एसटी ओबीसी के लिए 47 है लास्ट, अगर आप उत्तराखंड के एससी एसटी ओबीसी हो। ठीक है, फिर आगे आते हैं। आगे पॉइंट है, वेट अ सेकेंड, हाँ, इसमें ये लिखा है कि उत्तराखंड शासन द्वारा यह अधिसूचना निकाली गई थी, इसके क्रम में महिलाओं के लिए क्षैतिज आरक्षण की व्यवस्था की गई थी, जो कि सिर्फ उत्तराखंड अधिवासित महिलाओं के क्षैतिज आरक्षण का लाभ अनुमान्य किया जाएगा। मतलब सिंपल इसका यह है कि जैसे यूपी में होता है ना, महिला आरक्षण का मतलब है जो भी महिला उसमें अप्लाई करेगी, पर उत्तराखंड में स्पेसिफिकली एक्ट लाके इसको ऐसा किया गया है कि ये ओपन नहीं है, इट इज़ ओनली फॉर दी फीमेल्स ऑफ उत्तराखंड। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं, आगे इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं हम। यही मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है बस, इसके अलावा तो बहुत कुछ दिया होता है इसमें, वो आपके काम का नहीं है। ठीक है, अभी आपको प्रीलिम्स देखो, ये आप फीस देख सकते हो, इसकी 150 है और कैटेगरीज के लिए डिफरेंट डिफरेंट है, ये आप देख लेना, कुछ भी नहीं है इसमें। और कुछ काम की चीज़ अगर आप देखोगे तो ये एग्ज़ाम रिलेटेड आपका वो दिए गए हैं, उसमें कुछ नहीं है, बस आप ये ध्यान रखना, अभी प्रीलिम्स सामने है ना, तो प्रीलिम्स का एक पॉइंट ध्यान रखना कि अगर आप किसी क्वेश्चन में 2 गोले कर देते हो आंसर करते टाइम, तो वो ये रॉन्ग ही मानते हैं उसको। ठीक है, मतलब काउंट करते हैं, इसको रॉन्ग में काउंट करते हैं, बस ये ध्यान रखना है आपको। बाकी ये आप मेन से पहले एक बार पढ़ लेना जो भी रूल्स हैं एग्ज़ाम से रिलेटेड। ठीक है, फिर अब हम आगे आते हैं कि ये आपके शहर हैं जिन जिन में आपका प्रीलिम्स परीक्षा होगी। वास्तव में इस प्रकार की शहर बहुत सारे हैं, तो अगर आप बाहर के स्टेट के भी हैं तो अपने नियरेस्ट पॉइंट को देख लें, ज़्यादातर कहाँ पे जो आपका नियरेस्ट पॉइंट पड़ेगा। ठीक है, अब देखो जैसे सब जगह होता है, यहाँ पे भी सब जगह की तरह तो नहीं है, यहाँ पे यूपी वाला पैटर्न मान सकते हो आप, यूपी की तरह पैटर्न है। प्रीलिम्स में आपके 2 एग्जाम होते हैं, एक होगा आपका जनरल स्टडीज़ बेस्ड और एक होगा सी सैट बेस्ड। सी सैट मतलब रीजनिंग, मैथ्स और ये सब का। और दोनों सी सैट में आपका 100 क्वेश्चंस रहते हैं और जनरल स्टडीज़ वाले में 150 क्वेश्चंस रहते हैं। और टाइम दोनों के लिए 2-2 घंटे है और मार्क्स दोनों के 150 हैं। मतलब यहाँ पे क्वेश्चन कम है पर मार्क्स ज़्यादा हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये सिर्फ क्वालिफाइंग पेपर है सी सेट वाला, जिसमें आपको 33% स्कोर करना है। अगर आपको मेंस के लिए टिकट लेना है तो मेंस का टिकट आपको देगा जनरल स्टडीज़ वाला पेपर, लेकिन सी सेट को आप इग्नोर नहीं कर सकते। आई नो मैनी पीपल हु हैव, मतलब जो पास्ट में इसमें बुरी तरीके से फेल हुए हैं और जिनके 150 में से 120 के आसपास मार्क्स आ रहे थे जीएस वाले पेपर में। तो ऐसे भी होता है, सी सेट को बिल्कुल हल्के में ना लें। जिनका मैथ्स रीजनिंग का बैकग्राउंड नहीं है या बहुत टाइम से नहीं पढ़ा है तो वो बिल्कुल भी इसको हल्के में ना लें। ठीक है, फिर हम आगे आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। मेंस में क्या है, मेंस में इसमें देख लो, मेंस में अभी चेंज हुआ है सिलेबस, अभी 2021 के बाद चेंज हुआ है सिलेबस। तो इसमें मेंस में देखो सिलेक्शन अब ना पढ़ाई वाले बंदे के लिए है, इसमें इंटरव्यू का वेटेज और भी कम हो गया। तो अगर आप टोटल देखोगे तो 1500 का मेंस है, 150 का है सिर्फ इंटरव्यू, और टोटल है 1650 में से फाइनल लिस्ट बनती है। मतलब आपका 91% जो आपका वेटेज है वो सिर्फ रिटन एग्जाम का है। और ये अच्छी बात भी है, मतलब मेहनती बच्चे के लिए ज़्यादा चांसेस बन जाते हैं यहाँ पे। इंटरव्यू तो एक थोड़ा सा सब्जेक्टिव मैटर भी है, मतलब
वहाँ पे बहुत अच्छा पढ़ने वाले कैंडिडेट्स के भी कम इंटरव्यू में मार्क्स आ सकते हैं, बहुत सारे एंगल्स होते हैं इंटरव्यू में, पर रिटर्न आपके हाथ में है पूरा, तो रिटर्न की आप पूरी तरीके से तैयारी कर सकते हो इसमें मैं ये जो है 8 एग्जाम्स होते हैं, हिंदी का एक एग्ज़ाम है, एसए का एग्ज़ाम है, पहले ये कंबाइंड होता था पर इन्होंने अलग अलग कर दिया है अब 150 मार्क्स के। फिर जीएस के यूपीएससी की तरह पे 4 पेपर हैं, सेम यूपीएससी और यूपीपीएससी वाला ही सिलेबस है चारों पेपर का, ठीक है। और इन्होंने यूपीपीएससी की तरह स्टेट स्पेसिफिक 2 पेपर भी जोड़ दिए हैं, आपका पेपर 5 और पेपर 6, जो कि 200-200 मार्क्स के होंगे, और यही इस बार अब गेम चेंज करने की एक की बन गई है। अब देखो, अगर आप बाहर के स्टेट के हो तो मैं आपको ये कहूँगा कि अगर आप बिना मतलब आप सोच रहे हो कि आप किसी और एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे थे या किसी और पीसीएस की तैयारी कर रहे थे और इस एग्ज़ाम को फिल कर लो, मैं आपको एडवाइस करूँगा कि बिना उत्तराखंड पढ़े अगर आप इस एग्ज़ाम को देने आए तो आपका वेस्ट ऑफ टाइम, मनी, सब कुछ होगा। क्यों? क्योंकि सिलेबस में ये स्पेसिफिकली मेंशन्ड है कि जो 150 क्वेश्चंस आपके जीएस के आएंगे उसमें से 50 क्वेश्चन मिनिमम आपके उत्तराखंड स्पेसिफिक रहने वाले हैं। तो बचा कितना जीएस में? 100। और जीएस में जनरली कट ऑफ जो है 150 में से जनरल कैटेगरी की कट ऑफ 90 to 95 के बीच रहती है, ठीक है। अब देखो 100 में से 90-95 तो कोई लाएगा नहीं बिना उत्तराखंड को, मतलब उत्तराखंड मान लो आपने स्किप कर दिया, 100 में से 90-95 लाना तो बिल्कुल इम्पॉसिबल काइंड ऑफ चीज़ है, चाहे आपने कितनी भी ज़बरदस्त तैयारी की हो। तो अगर आप बाहर के स्टेट के हो तो पहले इंश्योर, फॉर्म भरने से पहले इंश्योर करें कि आप उत्तराखंड पढ़ने को रेडी हो, क्या आप पढ़ सकते हो। हाँ, अगर आप महीना भी लगाओगे तो भी अच्छा स्कोर कर जाओगे, पर बिना उसको पढ़े टाइम वेस्ट है बिल्कुल। ऐसा ना सोचें कि फॉर्म फिल करके आराम से हो जाएगा। 2021 वाले में काफ़ी लोगों का हुआ था, उस टाइम थोड़ा पैटर्न अलग था, अब थोड़ा पैटर्न चेंज हो गया है। मेंस में और प्रीलिम्स में दोनों जगह उत्तराखंड का वेटेज इन्होंने बढ़ा दिया है, ठीक है। फिर इसके अलावा देखो, ये नोटिफिकेशन की तो ये मेन चीज़ें मेरे हिसाब से तो यही थी, और मतलब फॉर्म फिल करने से पहले आपको बस यही मेन चीज़ों का पता होना चाहिए। बाकी इसमें बहुत सारी डिटेल्स हैं, जो मेन थी मैंने हाईलाइट कर दी। इसमें एग्ज़ाम रिलेटेड, एग्ज़ाम में क्या होगा, किस में क्या मार्क्स कटते हैं। प्रीलिम से रिलेटेड आप मोटा यही ध्यान रखें, 2 पेपर होंगे, सीसैट का होगा, जीएस का होगा, 1/4 आपका नेगेटिव मार्किंग है, 2 गोले करोगे तो नेगेटिव होगा, सीसैट क्वालिफाइंग है, और जीएस वाले पेपर से मेरिट बनेगी। जीएस वाले में मिनिमम 1/3 पेपर जो है आपका उत्तराखंड से होगा, मिनिमम है, वो ज़्यादा भी हो सकते हैं, क्या पता क्वेश्चन 70 ही आ जाए उत्तराखंड से, सो वो भी पॉसिबिलिटी है। तो उत्तराखंड पढ़े बिना मुश्किल है, मतलब यहाँ पे आप सिलेक्शन लेना बिल्कुल भी, प्रीलिम्स और मेन दोनों मैनेज करना बहुत ही टफ है। सो ये वीडियो नोटिफिकेशन के डिस्कशन से रिलेटेड था, दैट्स वाई मैं इसमें प्रिपरेशन वाले एस्पेक्ट पे बात नहीं करूँगा। प्रिपरेशन के रिगार्डिंग में कल एक नई वीडियो लेके आऊँगा जिसमें मैं आपको डिटेल्ड प्लान बताऊँगा उन सभी के लिए जिन्होंने कभी पीसीएस की तैयारी नहीं भी की है, उनके लिए वो एक गोल्डन टाइप की वीडियो होगी। मतलब ये समझ लो, आपको सब कुछ, कोई जानकारी उस वीडियो से बाहर लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मतलब आपको एवरीथिंग कॉम्प्रिहेंसिव वीडियो मिलेगी, वो कहाँ से शुरू करें, कैसे करें, क्या होता है, सब कुछ। और फॉर्म ज़रूर फिल करें उत्तराखंड का, तो कोई भी बच्चा इस फॉर्म को मतलब मिस ना करें मेरे हिसाब से तो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई एम अमित सिंह, साइनिंग ऑफ फॉर द डे। थैंक यू सो मच।